ये कहानी है एक लड़के की। एक आम सा लड़का जो दक्षिण के एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। जब वो 5 साल का था तभी से उसे पढ़ाई लिखाई में खास रुचि थी। ही वॉज रियली ब्रिलियंट चाइल्ड। उसके माँ बाप ने भी उसके लिए एक आम सी जिंदगी की ख्वाहिश की थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और वो बेशक उनके सपने पूरा करता, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक बार वो माँ बाप के साथ शहर से लौट रहा था। वो लोग बस में थे। रात हो चुकी थी और उनकी बस खाली सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। उस बस में बैठे लोगों में से किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि आगे आने वाले चंद मिनट उनमें से कईयों की जिंदगी के आखिरी मिनट होने वाले थे। गीले रास्ते पर बस का टायर स्लिप हो गया और बस सीधे जाकर एक टैंकर से टकरा गई। एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसके बाद उस बच्चे की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे धमाके की गर्माहट महसूस तो हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बस उसी मोड़ पर उसका साथ छोड़ने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद उसकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तब भी वो उस बस के मलबे के अंदर ही था। उसने अपने आसपास देखा तो लोग बैठे हुए थे, बुरी तरह जख्मी, अधमरे से बेजान लाशों की तरह थे। उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे हर तरफ ऐसी ही शक्लें दिखी, दर्द से चीखते चिल्लाते लोग। वो दृश्य किसी भी 10 साल के बच्चे के लिए काफी ज्यादा खौफनाक था। उसने हर तरफ देखा। उसकी आंखें अपने माँ बाप को ढूंढ रही थीं, पर वो दोनों उसे बस के अंदर नहीं दिखे। तब वो धीरे धीरे उस मलबे से बाहर आया। बाहर भी उसे वैसा ही सब दिखा। लोग जमीन पर बैठे रो रहे थे, चीख रहे थे, और कुछ लोग तो सिर्फ उसे देखे जा रहे थे, बिना पलके झपकाए एकटक से बस उसे घूर रहे थे। उनकी बेरंग आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा हो। फिर अचानक वहीं सड़क पर उसे कुछ दिखा। एक औरत वहां बैठी थी, रोए जा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो वो उसकी मां थी। वो लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया। मां, 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 कुछ तो बोलो। देखो मेरी तरफ। मां, मां, तुम ठीक तो हो? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं? माँ, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ माँ। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर उसकी माँ उससे बात क्यों नहीं कर रही, उसकी तरफ देख भी नहीं रही। तभी उसे पुलिस की जीप की सायरन सुनाई दी। छह, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। इतना भयानक एक्सीडेंट, पक्का साला पीकर चला रहा होगा। ए हवलदार, स्टेशन फोन करो और बॉडीज के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ। बोलना कम से कम 4 एम्बुलेंस भेजे। 1-2 से काम नहीं चलने वाला। लगता नहीं कि कोई बचा होगा। सर, सर, मेरी माँ, बचा लीजिए उन्हें, बचा लीजिए उन्हें। तुम्हारी माँ? तुम ठीक तो हो?
तुम इस बस में थे? यस सर। माय गॉड, इतने बड़े हादसे में तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ये तो चमत्कार है। सर मेरी माँ वो भी है वहाँ। कहाँ है वो? हवलदार, जल्दी आओ। माँ तुम रो मत। देखो मैं सर को ले आया हूँ। ये पापा को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। माँ शांत हो जाओ ना। सर देखिए ना, मेरी माँ रोए जा रही है। ए लड़के, माँ चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। ए लड़के, क्या कर रहा है तू? सर मेरी माँ देखिए ना, कब से रोए जा रही है। कुछ पूछता हूँ तो कहती भी नहीं है। अरे कहाँ है तेरी माँ? वहाँ कोई भी नहीं है। क्या? ये तो है मेरी माँ। माँ सर, ये रही ना मेरी माँ। लगता है इस एक्सीडेंट ने इस बच्चे का मानसिक संतुलन हिला दिया है। बेटा वहाँ कोई नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो है मेरी माँ। इतने बड़े एक्सीडेंट में तुम बच गए, वो चमत्कार था। पर तुम्हारी जैसी किस्मत और यहाँ किसी की नहीं थी। कोई भी नहीं बचा इस एक्सीडेंट में। ये आप क्या कह रहे हैं? यही तो है सब लोग। देखिए अपने आसपास सब यही तो है। वो देखिए, वहाँ वो अंकल, वो वहाँ पर वो आंटी, और वो वहाँ पे पेड़, बस वही बैठे हैं। वही तो ड्राइवर अंकल थे, वही बस चला रहे थे। हवलदार, डॉक्टर्स को बुलाओ। मुझे लगता है इस बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। बेटा आओ, तुम मेरे साथ आओ। पर मैं मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। माँ। हाँ बेटा, हम लोग मम्मी को भी लेकर आएंगे। चलो पहले तुम चलो। माँ, माँ, माँ। तो वो बच्चा जो भी चीजें देख रहा था, वो सब क्या था? सच तो ये था, उस हादसे में बस में मौजूद एक भी आदमी नहीं बच पाया। ऊपर वाले ने भी एक अजीब सा खेल खेला। वरदान और श्राप दोनों एक साथ तेरी उस लड़के को, उसकी जान बचाकर, उसे एक नई जिंदगी देकर उसे वरदान दिया, तो वहीं उसे एक ऐसा श्राप दे दिया जो शायद मौत से भी बदतर था। क्या हुआ उस लड़के के साथ? उस हादसे के बाद उस लड़के को रूहें दिखने लगी, और शायद ये बात कितनी ज्यादा भयानक थी ये बस वही समझ सकता था, क्योंकि वो हर वक्त उन रूहों से खुद को घिरा पाता था। हम सब घिरे होते हैं। हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की स्पिरिट्स हर वक्त घूमती रहती हैं, पर फर्क बस इतना सा है कि वो स्पिरिट्स हमें दिखती नहीं है, पर वो बेचारा चाह के भी अपनी नजरें नहीं फेर पा रहा था, और ना ही कोई उसका ये डर समझ पा रहा था। वो इंस्पेक्टर उस लड़के को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया, और उस साइकियाट्रिस्ट ने उस बच्चे को मेंटली अनस्टेबल कहकर एक असाइलम में भेज दिया। वो बच्चा 5 साल तक उसी असाइलम में रहा। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। उस असाइलम में भी कई मौतें हुई थी, और जितने लोग वहां मरे थे वो सब उस लड़के को दिखते थे। वो हर वक्त डरा हुआ रहने लगा। उसे जल्द ही ये बात समझ आ गई कि उसे जो लोग दिख रहे हैं वो उस दुनिया के नहीं हैं। वो रूहें अक्सर उसके कमरे में आकर खड़ी रहती और बस उसे घूरती रहती। डर के मारे वो लड़का ना किसी से बात करता, ना कुछ कहता, बस रोता रहता। उसे उस वक्त बस उस असाइलम से बाहर निकलना था, और जब वो डॉक्टर से मिलता और उन्हें सब सच बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो डॉक्टर उसे मेंटली फिट नहीं समझते और उसके असाइलम में रहने के दिन बढ़ जाते। वो समझ गया कि इस तरह वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसने एक तरकीब निकाली। आखिर उसने क्या तरकीब लगाई असाइलम से बाहर आने के लिए? वो जानता था कि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होगा, तो उसने वहां के डॉक्टर्स को झूठा दिलासा दिया कि वो ठीक हो चुका है और उसे अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल था उस लड़के के लिए खुद को नॉर्मल रख पाना उन सारी आत्माओं के बीच में, पर धीरे धीरे
उसने भी अपनी इस सच्चाई से समझौता कर लिया। जल्दी उसे असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब उसे वहां से डिस्चार्ज किया गया तो वो 16 साल का हो चुका था। उसे एक फॉस्टर होम में पनाह मिली जहां उसके जैसे और भी बच्चे थे। ज्यादातर बच्चों के माता पिता क्रिमिनल्स थे और जेल में अपनी सजा काट रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे उसी की तरह थे, अनाथ। इन सब के अलावा एक और इंसान था जो वहां मौजूद था, वहां की केयर टेकर मिस दिशा। मिस दिशा न जाने कब से उस फॉस्टर होम की केयर टेकिंग कर रही थी। वो एक दयालु और समझदार महिला थी और कहने को उनका भी उन बच्चों के अलावा कोई परिवार नहीं था। इतने सारे हादसों के बीच मिस दिशा वो पहला मदद का हाथ था जो उस लड़के को मिला। उन्होंने उसके डर को समझा, उसकी मदद की। ए, क्या हुआ तुमको? तुम रोता क्यों है? कुछ नहीं। अपने पेरेंट्स को मिस करता है? आप नहीं समझेंगी, जाइए यहाँ से। ऐसा मत कहो कि हम समझेगा नहीं, ये कहो कि तुम समझाना नहीं चाहता है। ठीक है, आई वोंट ट्रबल यू, पर एक बात याद रखना, दुख बांटने से कम होता है। मैं जानता हूँ, पर ये बात ही कुछ ऐसी है। तुम कोशिश तो करो। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो बात करने से हल नहीं हो सकती। उस लड़के ने मिस दिशा के सामने सारी बातें रख दी। उसे लगा कि वो भी बाकियों की तरह या तो उसे पागल समझेंगी या फिर उसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगी, पर मिस दिशा ने उसकी सारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी और तो और उस डरे सहमे से लड़के को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। आई एम सॉरी मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस वक्त यहाँ अभी कुछ दिख? वहाँ आपके पीछे एक लड़का खड़ा है, सफेद, बिल्कुल सफेद चेहरा है उसका, बेजान आंखें, मुझे ही देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। शांत, एकदम शांत, शांत हो जाओ। और देखो मेरी तरफ, देखो। हाँ। तुमको और कुछ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ। मैं जानती हूँ ये सब कितना डरावना होगा तुम्हारे लिए, पर ये भी तो सोच के देखो, ये शक्ति तुम्हें गॉड ने आखिर क्यों दी? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उन सारी भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाओ, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, उन्हें इंसाफ दिलाओ। और ये सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पर मुझे डर लगता है, हर वक्त हर जगह मुझे चीजें दिखती हैं, डरावनी शक्लें दिखती हैं, ये सब दिखता है। ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं माय चाइल्ड। जब गॉड हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है ना, तो उसके साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन पता है, हम उन मुश्किलों में इतना उलझ जाते हैं कि ये देख ही नहीं पाते कि उसने हमें उन मुश्किलों से लड़ने की शक्ति भी दी है। बस उस शक्ति को हमें जगाना पड़ता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। रिलैक्स माय चाइल्ड, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। ये सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा, इन सब के साथ जीना होगा। मैं कोशिश करता हूँ, पर क्या तुम्हें अभी भी वो लड़का यहाँ दिख रहा है? हाँ। कहाँ है वो?
ठीक ठीक आपके पीछे। पूछो उससे, क्या वो तुम्हें सुन सकता है? मैं कैसे? पूछो तो सही। क्या क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या कहा उसने? वो अपना सिर हिला रहा है। हाँ कह रहा है। ठीक है, तो फिर पूछो उससे, क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा पूछो। क्या तुम मुझे नहीं, वो अपना सिर हिलाकर नहीं कह रहा है। तो जब वो तुम्हें नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहता तो उससे डर कैसा? वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ। उसकी मौत हुए 10 साल हो चुके हैं, पर उसे इंसाफ नहीं मिला। उसकी मौत कैसे हुई थी? वार्डन एल्बर्ट, उन्होंने इसके साथ गलत किया, और इसी के साथ नहीं बल्कि इसके जैसे बाकी बहुत से बच्चे हैं, उन सब के साथ। वो रोज इन सबको एक एक करके रात में अपने कमरे में बुलाता था, और जब कोई बच्चा मना कर दे या उसके खिलाफ आवाज उठाता था तो वो उसके खाने में जहर मिलवा देता था, या तो बच्चा भूख के मारे मरे या जहर वाला खाना खाकर। वो अल्बर्ट इंसान की शक्ल में हैवान था। मैं जानती हूँ उसके बारे में। कई साल पहले यहाँ का वार्डन हुआ करता था। एक नंबर का हरामी आदमी था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इन मासूमों का खून है उसके हाथों पर। हम उसे सजा दिलवाएंगे हरी, जरूर दिलवाएंगे। हरी? हाँ, ये इसका नाम है। इसने अभी अभी बताया मुझे। मिस दिशा उस लड़के की जिंदगी में उठे तूफान के बीच थोड़ी शांति लेकर आई। उन्होंने उसे उसके डर पर काबू करना सिखाया था, और उस लड़के ने भी उनकी बात बखूबी निभाई। उसने ना ही सिर्फ हरी का बंद हुआ केस दोबारा ओपन करवाया, बल्कि हरी की मदद से ही उसके कातिल वार्डन एल्बर्ट को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। हरी वो पहली आत्मा थी जिसे उस लड़के की वजह से मुक्ति मिली। हरी को मुक्ति दिलवाने के बाद उस लड़के को जो सुकून मिला, वैसा सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। बस फिर क्या, फॉस्टर होम से निकलने के बाद मिस दिशा ने उसे अपने घर में पनाह दी, और वो ये करता गया। न जाने कितनी ही भटकी हुई रूहों को उसने उस पार पहुंचाने में मदद की। हजारों आत्माओं को सुकून पहुंचाया, उनकी आवाज बना। लेकिन ये सब क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? उसने भले ही अपनी इस काबिलियत से पूरी दुनिया में नाम कमाया, पर इन सब के बदले उसे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ अकेलापन। मिस दिशा वो पहली और आखिरी इंसान थी जिसने उससे बात करी, उसका दर्द समझा। पर एक दिन वो भी चली गई, और जब वो गई तो उस लड़के को ऐसा लगा जैसे वो फिर से अनाथ हो गया हो। फिर क्या हुआ उस लड़के का? लेकिन फिर उसने रूहों के बीच ही अपना सुकून ढूंढ लिया। इंसान ना सही, पर वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए आत्माओं से ही बातें किया करता था।
उन्हें अपनी बातें बताया करता। उसकी इन सब हरकतों के कारण वो लोगों से और दूर होता चला गया, इतना दूर कि उसके आखिरी वक्त पर भी कोई उसके सिरहाने नहीं था। एक अकेली मौत मरा वो लड़का, वो जो 1000 रूहों की आवाज बना। मरते वक्त उसे बस इस बात का मलाल रहा कि वो कभी अपनी ही कहानी नहीं बयान कर पाया। ये तो काफी बुरा हुआ उसके साथ। पर जानते हो नरेश, इन सारी बातों में सबसे अजीब बात क्या थी? क्या? एक मिनट, क्या ये दरवाजा खोलने की आवाज थी? शायद कोई आया है। हाँ, आवाज तो आई। आपको नहीं लगता आपको देखना चाहिए? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं घुस आया? चलो, मेरा काम हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे।